कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों अगर हीट होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। एयर कंडीशनर में जैसे बात करें हम, ये हमारे पास एक कंप्रेसर लगा होता है एयर कंडीशनर में। ये तो सर्किट डायग्राम में बनाया हूँ, इसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन ये कंप्रेसर के साथ में एक फैन मोटर लगा होता है। आउटडोर में एक फैन मोटर लगा होता है। अगर दोनों हीट होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। ये फैन मोटर लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। ये मानिए फैन मोटर है, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बना रहा हूँ इसलिए कोई बात नहीं है। ये फैन मोटर है हमारा, कंप्रेसर के साथ में लगा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर हीटअप होता है, कभी ऐसा होता है कि फैन मोटर हीटअप होता है। लेकिन अगर दोनों हीटअप हो रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं कि अगर कंप्रेसर हीटअप होता है, अगर कंप्रेसर हीटअप होता है तो क्या रीज़न होता है, फैन मोटर हीटअप होता है तो क्या रीज़न होता है। वैसे तो कंप्रेसर अगर हीटअप होता है तो इसके कई रीज़न होते हैं, दोनों को मैं बताऊंगा। पहले मैं कंप्रेसर को बताता हूं, उसके बाद फैन मोटर को बताता हूं। तो अगर कंप्रेसर हीटअप हो रहा है तो इसके कई रीज़न होते हैं। पहला, वोल्टेज का मेंटेन न होना। अगर वोल्टेज आपका 220 से कम है तो कंप्रेसर हीटअप होता है, कंप्रेसर हीटअप होकर के ट्रिप होता है। ये तो हो गया, क्योंकि उतना वोल्टेज नहीं पाता है तो एम्पियर कभी अप डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर हीटअप होता है। दूसरा हो गया कैपेसिटर का वीक होना। ये होता है, ये रनिंग कैपेसिटर होता है हमारा। रनिंग कैपेसिटर अगर वीक होता है तो उसके वजह से भी कंप्रेसर ओवर हीट होता है, क्योंकि अपनी स्पीड पे रन नहीं कर पाता है कंप्रेसर, लोड लेकर के चलता है। क्योंकि कैपेसिटर वीक है तो कंप्रेसर को रन नहीं करवा पाता है अपनी फुल स्पीड पर, तो इसके वजह से भी कंप्रेसर ओवर हीट होता है। अगर मानिए कि थिम्बल, यहाँ पर थिम्बल लगा होता है, CSR है ना, यहाँ पर जो टर्मिनल है, चाहे इन्वर्टर हो नॉन इन्वर्टर हो, इसमें थिम्बल लगा होता है। तो अगर थिम्बल लूज है और वहाँ पर स्पार्किंग हो रहा है, कभी कभी आपने देखा होगा कि AC का कंप्रेसर चलते चलते थिम्बल लूज होकर के जल जाता है, थिम्बल जल जाता है। तो जलने का रीज़न क्या होता है। जलने का रीज़न ये होता है कि थिम्बल का लूज होना। थिम्बल का लूज है तो ये यहाँ पर स्पार्किंग होगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर में कभी करंट पहुँचेगा, कभी नहीं पहुँचेगा, कभी पहुँचेगा, कभी नहीं पहुँचेगा, और कंप्रेसर चलता रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। इसके वजह से भी कंप्रेसर ओवरहीट होता है। ये सब आपको जांच करनी है। लास्ट आता है कि रेफ्रिजरेंट अगर ज़्यादा है सिस्टम में, यानी कि अगर मानिए कि R22 रेफ्रिजरेंट है, R22 रेफ्रिजरेंट है और इसमें इसका प्रेशर जो होता है ना 50 से 60 PSI। 50 तो नॉर्मली सीजन में होता है, जैसे कि मानिए कि फरवरी मार्च में 50 का प्रेशर रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून जुलाई जून तक 60 का प्रेशर होता है। वही प्रेशर 60 का प्रेशर हो जाता है। उसके बाद जुलाई अगस्त में वही प्रेशर 65 PSI 70 PSI भी पहुंच जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है। एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अप डाउन होता रहता है। तो अगर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ज़्यादा है तो उसके वजह से भी कंप्रेसर ओवरहीट होगा। इसके बाद लास्ट आता है कि चोकिंग। अब सिस्टम में चोकिंग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमारा सिर्फ कंप्रेसर डायग्राम है, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले भी वीडियो बना रखा हूँ मैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट का रनिंग कैसे होता है, साइकिल कैसे होता है रेफ्रिजरेंट का। तो होता क्या है कि चोकिंग होता है। अब चोकिंग इंडोर में भी हो सकता है और कैपिलरी में भी हो सकता है। कैपिलरी यानी ड्रायर फिल्टर में, कैपिलरी के साथ में ड्रायर फिल्टर होता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक ड्रायर फिल्टर होता है। मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। एक ड्रायर फिल्टर होता है, इसमें कैपिलरी जुड़ा होता है। इस ड्रायर फिल्टर में कैपिलरी जुड़ा होता है और इधर भी
जो डिस्चार्ज निकलता है इस तरह से होता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर जाली लगी होती है, यहाँ पर जाली होती है दोनों साइड में, दोनों साइड में जाली होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पर फिल्टर हो जाता है रेफ्रिजरेंट, और रेफ्रिजरेंट फिल्टर हो जाता है। अगर उस रेफ्रिजरेंट के साथ में ऑयल भी चलता है, लिक्विड भी रहता है, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत कचरा है, गंदा है, तो इसी फिल्टर में आकर के छन जाता है, इसी फिल्टर में आकर के रुक जाता है रेफ्रिजरेंट, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट आगे नहीं बढ़ पाता है, रेफ्रिजरेंट आगे नहीं बढ़ पाता है, बल्कि यहीं पर ब्रेक हो जाता है, यहीं पर स्टॉप हो जाता है रेफ्रिजरेंट, है ना। रेफ्रिजरेंट जब यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेसर का डिस्चार्ज, कंप्रेसर का डिस्चार्ज है ना, ये डिस्चार्ज, और ये हो गया सक्शन, मोटा पाइप होता है, ये कंप्रेसर का ये डिस्चार्ज हो गया, ये सक्शन हो गया। डिस्चार्ज तो फेंकना बंद नहीं करेगा। अब कंप्रेसर के पास जितनी कैपेसिटी होगी उतनी तेज़ी से ये डिस्चार्ज अपना फेंकेगा, उतनी तेज़ी से ये डिस्चार्ज अपना फेंकेगा, और सक्शन अपना खींचेगा। अब सक्शन कितना खींचेगा, जितना डिस्चार्ज फेंकेगा रेफ्रिजरेंट उतना ही सक्शन खींचेगा। तो ये जो डिस्चार्ज निकलता है ना, कंडेंसर में जाता है, यहाँ से कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर का आउटपुट, कंडेंसर का जो आउटलेट होता है ना, इनलेट जो है यहाँ से जा करके जुड़ जाता है कंप्रेसर के डिस्चार्ज से, और इनलेट जो आउटलेट होता है वो यहाँ पर ड्रायर फिल्टर में आकर के ज्वाइंट होता है। डिस्चार्ज ड्रायर फिल्टर में आकर के ज्वाइंट होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर रेफ्रिजरेंट धक्का मार रहा है, यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ पर फिल्टर है, यहाँ पर जाली है। अब जाली जो है ना, यहाँ पर रोक रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें गंदा भरा हुआ है, उसमें कचरा फंसा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर आकर के स्टॉप हो जाता है। अब जो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कंप्रेसर तो धक्का मार रहा है, डिस्चार्ज धक्का मार रहा है, और यहाँ पर आकर के रुक गया है रेफ्रिजरेंट। ध्यान से समझिए, अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, तो जिस तरह से मैं जितनी बारीकी से बताता हूँ ना, उतनी बारीकी से कोई भी नहीं बताएगा। तो यहाँ पर आकर के स्टॉप हो जाता है, और कंप्रेसर के ऊपर लोड बढ़ने लगता है। जब कंप्रेसर के ऊपर लोड बढ़ने लगता है, बढ़ते 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 क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि कंप्रेसर के बाद जितनी कैपेसिटी होती है वहाँ तक फेंकता है। उसके बाद कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब कंप्रेसर वापस से ठंडा होता है, तो वापस से फिर यहाँ से फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन फेंकेगा कहाँ से, जब यहाँ से कैपिलरी के रास्ते से रेफ्रिजरेंट जा ही नहीं रहा है लिक्विड लाइन तक। तो इससे क्या होता है कि कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं कि एम्पियर धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं कि एम्पियर नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। तो अगर कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है तो सबसे पहले कैपेसिटर को चेंज करके देखें, रिप्लेस करके देखें। कि इससे पहले मैं वीडियो बना रखा हूँ कि अगर आप एक ही बार में जानना चाहते हैं बिना रेफ्रिजरेंट के रिलीज़ किए कि कौन सा प्रॉब्लम है सिस्टम में ओवरहीट हो रहा है, तो उस वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्लैंप मीटर लगा करके, गेज लगा करके आप पहचान पाएंगे कि सिस्टम में चोकिंग है। तो आप यहाँ पर कैपेसिटर को चेंज करें। कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी ऐसा हो रहा है, कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है, तो उसके बाद क्या करें कि वायर को चेक कर लें, थिम्बल को चेक कर लें, वोल्टेज चेक कर लें। लास्ट में आता है तो उसके बाद कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर को रिप्लेसमेंट कर दें, पूरा गैस रिलीज कर दें। रिलीज करने के बाद कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर दूसरा लगाएं। उसके बाद फिर से वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करें, फिर आपका सिस्टम सही से चलने लगेगा। क्योंकि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका हूँ इस तरह से, तो ये प्रॉब्लम होता है। अब बात करते हैं कि मोटर हीटअप हो रहा है तो क्या करें। मोटर, अगर बारी बारी से मैं बता रहा हूँ, मोटर हीटअप हो रहा है तो इसका रीज़न होता है या तो मोटर ख़राब है, या तो मोटर की स्पीड कम है। मोटर की स्पीड अगर कम है तो इसका बेयरिंग जाम होता है। बेयरिंग जाम होने की वजह से मोटर हीटअप होता है। पहले बेयरिंग आप चेक कर लें, हाथ से घुमा करके देख लें, बिल्कुल फ्री घूम रहा है तो समझ लीजिए कैपेसिटर वीक है। कैपेसिटर को रिप्लेसमेंट करें। कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट होता है, यहाँ पे 4 पॉइंट होता है, और यहाँ पे 2 पॉइंट होता है। एक फैन के लिए होता है, एक HERM लिखा होता है, एक C लिखा होता है। तो अगर एक कैपेसिटर वीक है, यानी कि फैन मोटर इसी में से ज्वाइंट है, ये 2 पॉइंट है ना, यहाँ से कैपेसिटर ज्वाइंट है अगर, तो भी कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा, पूरा कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा।
या तो अगर फैन मोटर का जो कैपेसिटर है अगर वीक है तो आप या तो छोटा कैपेसिटर 3 यूएफ का 4 यूएफ का जितने मान का कैपेसिटर उसमें लगा हुआ है उतने यूएफ का कैपेसिटर आप अलग से फैन मोटर के लिए लगा दें। नहीं तो पूरा फुल कैपेसिटर आपको चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कंप्रेसर के लिए वीक होता है 45 यूएफ का, तो भी आपको पूरा कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर को चेंज करके देख लें, अगर ऐसा फिर हीटअप ख़त्म हो रहा है तो ठीक है, अगर फिर भी हीटअप हो रहा है कैपेसिटर नया लगाने के बाद भी तो समझ लीजिए मोटर ख़राब है। क्योंकि मोटर ऐसे ही हीटअप नहीं होता है बेवजह, कुछ ना कुछ वजह होता है तभी मोटर हीटअप होता है। अगर मोटर ऐसे हीटअप हो रहा है तो इसमें वाइंडिंग होता है, मोटर के अंदर वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग वीक होने की वजह से ये मोटर हीटअप होता है। तो अगर दोनों हीटअप हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों हीटअप हो रहा है, तो उसका जो रीजन होता है उसका रीजन एक कैपिलरी होता है, यानी कि हीटअप हो रहा है, कंप्रेसर हीटअप हो रहा है, उसके साथ में फ़ैन मोटर भी हीटअप होगा। क्यों? क्योंकि वहीं से एयर को पीछे से खींचता है और सामने से फेंक देता है, पीछे से खींचता है सामने से फेंक देता है, इसलिए मोटर भी हीटअप होगा और कंप्रेसर भी हीटअप होगा, क्योंकि पूरा कंडेंसर हीटअप हो रहा है। तो आई होप कि इसमें हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो गया हो आपको। मैं दूसरा आपको साइकिल सर्किट डायग्राम में दूसरा बना के दिखाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है इस वीडियो में रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।